हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो यह वीडियो होगा वह प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के ही संबंध में होगा। और प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए डीएलएड से जो 75 अंक के प्रश्न आपके परीक्षा में बनने हैं उसकी तैयारी के लिए जो मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज क्वेश्चन आंसर डीएलएड के क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट 10वां होगा। और यह जो 10वां प्रैक्टिस सेट होगा वह होगा यूनिट 4 से, और यूनिट 4 का पार्ट 2 होगा। यानी कि आपको डीएलएड की तैयारी के लिए टोटल जो 8 यूनिट पढ़ने हैं और 8 यूनिट के 60 टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, उसको मैंने जो यूनिट वाइज सीरियली शुरू किया है उसी कड़ी में इसके पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से जो है आपके लिए कई पार्टों में वीडियो सीरीज लाए जा चुके हैं। और आज जो यह होगा यह चौथे इकाई से होगा और पार्ट 2 होगा। इसका भी एक पार्ट पहले आ चुका है। साथ ही साथ डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए ही एक और जहां यह यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं शॉर्ट व्याख्या के साथ, यानी वैसी व्याख्या जहां से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और एक प्रश्नों के साथ कई प्रश्न आपके क्लियर होते चलें। वहीं दूसरी तरफ डीएलएड इस 75 अंक की तैयारी के लिए ही मेरे द्वारा 2020 सीरीज लाए जा रहे हैं। जो आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं, तो उस 8 यूनिट से मिसलेनियस वीवीआई प्रश्नों को मैं ला रहा हूं और एक प्रश्न के साथ 5-7 प्रश्न आपके क्लियर कराने के उद्देश्य से व्याख्या सहित 2020 सीरीज ला रहा हूं। तो वह 2020 सीरीज भी जारी है और यह प्रैक्टिस सेट यूनिट वाइज भी जारी है। तो आज उसी कड़ी में हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, परीक्षा के व्यू से बेनिफिशियल साबित होगा। और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक या शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, यह यूनिट 4 का दूसरा पार्ट है। पहले भी यूनिट 4 से ही एक पार्ट हमने देख लिया है। तो यूनिट 4 के दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। देखिए, पहले जो शिक्षा की पद्धति अपनाई जाती थी उसके अनुसार होता था कि बच्चों के अंदर में एक सीमित ज्ञान को भरना ही शिक्षा माना जाता था। लेकिन वर्तमान में जो अब शिक्षा की अवधारणा है वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तय किए जा रहे हैं और अब बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। और अब जो शिक्षा व्यवस्था अपनाई जा रही है वह पाठ्यक्रम, शिक्षक या विद्यालय इन सब पर केंद्रित न हो करके बाल केंद्रित शिक्षा की जो पद्धति है वह अपनाई जा रही है। और इसको विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने भी समर्थन किया है। उसी में दिए गए ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन इसमें से किस विचारक ने किया है। तो जॉन डीवी महोदय के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं। यानी जॉन डीवी ने लैब विद्यालय की अवधारणा को भी लोगों के समक्ष रखा कि लैब विद्यालय भी स्थापित होने चाहिए और वह प्रगतिशील विद्यालय के तहत ही होने चाहिए। प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण वे हैं। और साथ ही साथ जॉन डीवी ने जो शिक्षा की प्रक्रिया को माना, वह माना कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया का आशय यह है कि शिक्षा के एक छोर पर शिक्षार्थी हैं यानी छात्र हैं, दूसरे छोर पर शिक्षक हैं और तीसरे छोर पर इन्होंने विषय अथवा पाठ्यक्रम को रखा और इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना। जॉन डीवी ने, यह भी प्रश्न है कि त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षा ने किसको माना है, तो जॉन डीवी ने या जॉन डीवी ने शिक्षा को क्या माना है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। तीसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। तो यह जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षाविदों के शिक्षा शास्त्र को पढ़ना है, शिक्षा दर्शन को पढ़ना है,
वह तो इकाई 2 के तहत आपको पढ़ने हैं, जिसमें महात्मा गांधी, गिजू भाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मांटेसरी, उसके बाद आपको जॉन डीवी हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं, उसके अलावा आपको जाकिर हुसैन हैं, इन सभी का, ज्योतिबा फुले हैं, इन सभी के शिक्षा दर्शन को आपको पढ़ने हैं। और इसमें चूंकि चौथे इकाई में बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ना है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है, तो गिजू भाई बधेका जो हैं, गिजू भाई बधेका के भी शिक्षा दर्शन को आपको पढ़ने हैं इकाई 2 के तहत। और गिजू भाई बधेका के दीवा स्वप्न के बारे में पढ़ना है कि उनकी एक पुस्तक है दीवा स्वप्न, जो एक शिक्षक के सोच और विचार पर आधारित है और उसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर ही महत्व दिया गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में गिजू भाई बधेका ने भूमिका सर्वाधिक निभाई है। चौथे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा की कल्पना की गई, और समावेशी शिक्षा के तहत जो सामान्य बच्चे हों या पिछड़े हुए बच्चे हों या मंदबुद्धि बच्चे हों या प्रतिभाशाली बच्चे हों, सभी के लिए एक साथ कक्षाएं चलाने को समावेशी शिक्षा नाम दिया गया, और उसके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया जहां सभी बच्चों के प्रवृत्तियों, उनके रुचियों और उनके क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाए। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा के तहत ऐसा प्रयास किया गया है। पांचवा प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः किस रूप में सीखते हैं? यानी जो एक बाल केंद्रित कक्ष होगा, उस बाल केंद्रित कक्ष में जो बच्चे होंगे वह वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में सीखेंगे, कि मुख्य रूप से शिक्षक से सीखेंगे, कि सिर्फ वैयक्तिक रूप से सीखेंगे, कि समूहों में सीखेंगे। तो जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें बच्चे वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल भी सीखते हैं और ग्रुपिंग में भी सीखते हैं, दोनों रूप से इसमें सीखते हैं। यानी जिन बच्चों को किसी विशेष शिक्षण की आवश्यकता है उनको वैयक्तिक रूप से भी सिखाया जाता है, और ग्रुप के साथ समावेशी शिक्षा है तो एक साथ वह समूह में भी सीखते हैं। इसलिए बाल केंद्रित कक्षा में दोनों रूप से बच्चे सीखते हैं। छठे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, और छठा प्रश्न है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि अब शिक्षा की जो पद्धति है वह ना विद्यालय केंद्रित है, न शिक्षक केंद्रित है, न विषय केंद्रित है, न पाठ्यक्रम केंद्रित है। अब जो शिक्षण देनी है वह बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, चाहे वह शिक्षा के अधिकार कानून के तहत हो या जो नया आपको FLN इत्यादि सभी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह सभी का उद्देश्य है कि शिक्षा बाल केंद्रित हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है। प्रश्नों में यह जरूर विशेष करके ध्यान रखना है कि किसमें है पूछा जा रहा है और किसमें नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि यह प्रश्न देखते ही अगर ध्यान में यह बैठ गया कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता बतानी है तो कोई एक दिख जाएगा, उस पर हम टिक लगा देंगे, लेकिन वह गलत हो जाएगा। यह ध्यान देना है कि कौन नहीं है। तो बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, यह निश्चित रूप से बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है, यह तो मुख्य उद्देश्य ही है। दूसरा, बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि जो बाल आधारित शिक्षा होती है उसमें उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही समझना महत्वपूर्ण होता है, उनकी रुचि को, उनके क्षमता को, उनकी प्रवृत्ति को, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही उनको शिक्षा दी जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना चाहिए, और चौथा है कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना।
तो ये भी बाल मनोवैज्ञानिक की है, ये भी दोनों था, लेकिन यह तीसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि सिर्फ उनको तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत नहीं कराना है। बाल आधारित शिक्षा जो है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो है, बाल केंद्रित कक्षा जो है, उसके अंतर्गत बच्चों में उनके मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उनका भाषात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, समग्र विकास पर जोर देना है। इसलिए सिर्फ एक ज्ञान से उनको अवगत नहीं कराना है। तो पूछा था जो कौन नहीं है, तो यही नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है, यानी आज के समय में शिक्षा के कई आधार तय किए जा रहे हैं और उन सभी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में, यानी आप यदि इस वर्तमान के आधुनिक शिक्षा प्रणाली को समर्थन कर रहे हैं, तो एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। यानी जो नए प्रणाली चली है और नया जो आधार सब चला है, यदि उसका आप समर्थन कर रहे हैं, तो आपके अनुसार बालक की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए। बालक के आर्थिक स्तर पर तो यह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर बच्चों के पढ़ाई का विधि जो है अलग होना चाहिए, गरीब के बच्चों का अलग होना चाहिए। आर्थिक स्तर पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बच्चे अगर सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो अलग प्रकार की शिक्षा, और सामाजिक रूप से अच्छे हैं तो अलग, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है बालक की इच्छा और रुचि पर। ये भी समर्थन आप पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बार बच्चे की इच्छा और रुचि पर ही आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, वो भी बाल केंद्रित का मतलब। लेकिन बालक की मूल प्रवृत्तियों, उनके प्रेरणाओं और उनके संवेगों के आधार पर निश्चित रूप से बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपको इसका समर्थन करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 8वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। यानी बाल केंद्रित जो शिक्षा है अब उसका समर्थन यदि आप भी करते हैं, तो आपके अनुसार किसका महत्व सर्वाधिक होना चाहिए। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, कि शिक्षक कितना ज्ञानी और आकर्षक और गुणयुक्त है, कि शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, कि शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह यह नहीं आकलन करता है कि आप कितने विषय में ज्ञाता हैं या कितनी आपने डिग्रियां ली हैं, या आप कितने ज्ञानी और आकर्षक हैं, या कितने आपने भव्य विद्यालय की बिल्डिंगें बनाई हैं, या आपके पहचान का दायरा कितना है, या अपने विषय में कितने दक्ष हैं। बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा यह मानती है कि आखिर आप शिक्षक हैं तो बालक के व्यक्तित्व का आप कहाँ तक विकास कर पाते हैं, उनका समग्र और सर्वांगीण विकास आप कितना कर पाते हैं, यह मायने रखता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आप यही बताएंगे कि बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य रखे गए हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक सिद्धांत और विधियां अपनाई जा रही हैं। लेकिन इस बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता है। ये बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार हो सकता है। तो ये भी सही है, यह हो सकता है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ये भी करना ही है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बच्चों पर विशेष ध्यान देना है, जो जिस मूल प्रवृत्ति के हैं, जिसमें रुचि रखते हैं, या जितनी उनकी क्षमता है मानसिक रूप से, वह कितना उनकी कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति है, इन सभी को ध्यान में रखना है विशेष रूप से। प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को भी समझना है
कि समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, तो किनकी क्या आवश्यकताएं हैं उसको आपको समझना है। और एक ऑप्शन है कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, तो यह नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक बालक पर तो ध्यान देना ही है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या संभव नहीं है, तो जो नहीं है वही सही आंसर है, तो यह नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। चूंकि यहाँ निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव जिसमें है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे भी छांट लिए जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहारिकता देने के लिए यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको क्या जानना सबसे जरूरी है। शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक है उसके परिवार के बारे में। तो उसके परिवार के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है। केवल शिक्षक केवल बालकों के रुचियों को जाने, आप सिर्फ यदि उनके रुचि को जानते हैं उससे भी बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्यों को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी नहीं हो, किंतु उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। ये भी सही नहीं है, क्योंकि आप बालक के बारे में नहीं जान के उनके आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे, उससे आप बच्चों को शिक्षा देने में कोई सहायता नहीं ले सकते हैं। उनके सिर्फ रुचि को भी जान के आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, उसकी आवश्यकताओं, उसके मानसिक स्तर, उसकी रुचियां, उसकी योग्यताएं, उसका व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत यदि आपके पास ज्ञान है तब आप बाल केंद्रित शिक्षा निश्चित रूप से व्यवहारिकता में ला सकते हैं और उसके उद्देश्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक को बच्चों के व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो यहाँ बातें दी गई हैं कि पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। ये भी है बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षार्थी यानी छात्र और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में आपको रखना है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर उनके प्रेरणाओं, मूल्यों के सिद्धांतों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं, तो शिक्षक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना उतना जरूरी नहीं है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए शिक्षक की आवश्यकताओं को ध्यान में आप नहीं रखेंगे। चौथा है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो, ये भी सही है। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऊपर प्रश्न में पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है यानी तीसरा सही नहीं है, तो राइट आंसर तीसरा ही होगा। ऑप्शन सी के साथ आपको जाना होगा। इन सब चीज़ों पर थोड़ा विशेष ध्यान जरूर देंगे। 2 प्रश्न भले ही कम बने, लेकिन जो भी बनाएंगे प्रश्नों पर थोड़ा सा समय देंगे, क्योंकि डीएलएड का प्रश्न और उसका ऑप्शन दोनों ही थोड़ा हट के होता है सामान्य विषयों से। देखने में सब एक बार में सही ही लगते हैं, लेकिन विशेष छांटना होता है। उसमें प्रश्नों में कौन है कौन नहीं है पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप जान ही रहे हैं कि बीपीएससी जो परीक्षा लेगा उसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और 3 जो ऑप्शन होंगे वह सामान्य ऑप्शन होंगे, लेकिन चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2 जो ऑप्शन होंगे वो आपको फंसाने वाले होंगे, दिग्भ्रमित करने वाले होंगे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी उसमें से भी होंगे। तो जब तक आप प्रश्न का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और ऑप्शन के सभी ऑप्शनों के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, सही ऑप्शन को आप चूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने जो इस डीएलएड की तैयारी के लिए ही
जो मेरे द्वारा 2020 सीरीज शुरू किए गए हैं, यह 8 यूनिट से जो मिसलेनियस प्रश्न लाए जा रहे हैं 20 प्रश्न, और उसका ऐसा व्याख्या कि 50-60 प्रश्न आपके क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वह मैं सेम बीपीएससी के तर्ज पर हूबहू 5 ऑप्शन के साथ लेकर के आ रहा हूँ, ताकि उसका प्रैक्टिस आपको होता रहे। तो वह भी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू है, उसके भी कई सारे सीरीज आ चुके हैं। तो यदि अब तक आप 2020 सीरीज 5 ऑप्शन के साथ जो मैं ला रहा हूँ वह नहीं देखे हैं, तो उसको भी प्ले लिस्ट में जाएं और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाकर के निश्चित रूप से देखेंगे। वह परीक्षा के अभ्यास के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि एक तो वीवीआई प्रश्नों का अनोखा संग्रह मैं लेकर के उसमें आ रहा हूँ, और साथ ही साथ बीपीएससी की तरह ही ऑप्शन के साथ उसको मैं लेकर के आ रहा हूँ। 12 नंबर प्रश्न है कि बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कई सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसमें प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और व्यक्तिगत अभिरुचियों का सिद्धांत। व्यक्तिगत अभिरुचि का भी सिद्धांत इसमें होता है। ये 5 सिद्धांत मुख्यतः अपनाए जाते हैं, जिसमें प्रेरणा का सिद्धांत में यह कहा जाता है कि बच्चों को कोई भी जानकारी देने के लिए पहले महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक, कहानी, कविता इत्यादि सुनाए, जिससे उनके अंदर प्रेरणा आए और उन चीज़ों को समझने जानने की उनकी इच्छा शक्ति बढ़े। तो यह प्रेरणा का सिद्धांत होता है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब है कि बच्चों के बीच में प्रश्न पूछने में, उनको प्रश्न पूछने देने की स्वतंत्रता में, बताने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर्वांगीण विकास के सिद्धांत का आशय यह होता है कि उनका समग्र विकास हो। आपको यह उद्देश्य रखना है कि उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, सांवेगिक सभी प्रकार के समग्र विकास हों, और वह सर्वांगीण विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। चयन का सिद्धांत कि आपको चयन उस रूप से करना है कि किन बच्चों के लिए कौन से पाठ्यक्रम, कौन सी शिक्षा उनके लिए बेहतर हो सकती है। अभिरुचि यानी उनके रुचियों के आधार पर, उनके मूल प्रवृत्तियों के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। इसी को बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत कहे जाते हैं, जो मुख्यतः 5 सिद्धांत अपनाए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो दी जा रही है, उसका आधार क्या है? वैयक्तिक अंतर है कि बाल अधिकार है कि बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है कि सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो जो आरटी एक्ट 2009 है, जो अगस्त 2009 में जो है इसको लाया गया था, और यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, और यह पारित हुआ था 2009 में। इस 2009 के आरटी यानी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, यही आधार है, और शिक्षा के अधिकार कानून को ही बेस बना करके अब बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। 14 नंबर प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। यह प्रश्न जो है रिपीट किए हुए है। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से बच्चे जो हैं सीखते हैं बाल केंद्रित कक्षा में। 15 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है? तो जॉन डीवी महोदय ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है, और त्रिमुखी शिक्षा प्रक्रिया इन्होंने माना है कि 3 ध्रुव हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो है रखा गया है छात्र को, दूसरे छोर पर रखा गया है शिक्षक को, और तीसरे छोर पर रखा गया है विषय या पाठ्यक्रम को। तो यह जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है। 16 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, यानी उसमें क्या होता है? शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है, और शिक्षार्थियों को मानक मापदंडों का आकलन करना है, कि शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना है।
तो सबसे उपयुक्त आंसर यही होगा। डीएलएड में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि बहुत सारे प्रश्न के तो ऐसे ऑप्शन होंगे कि आप उसमें से एक निकाल लेंगे कि लगेगा कि एकदम यह सही है। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे डीएलएड में खास करके, और डीएलएड इस 75 अंक की तैयारी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसमें सभी ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, लेकिन उसमें से जो सबसे सटीक और सबसे सही हो सकता है उसको आपको चूज करना होगा। तो यह शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि समावेशी वातावरण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस घटक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी समावेशी वातावरण का निर्माण का अर्थ हुआ कि समावेशी में सामान्य बच्चों के साथ ही जो विशिष्ट बच्चे हैं, पिछड़े बालक हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हैं या किसी प्रकार से दिव्यांग बच्चे हैं, उन सब के लिए जो एक साथ कक्षा स्थापित करने को समावेशी कक्षा कहते हैं। तो उस वातावरण के निर्माण के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, विशेष शिक्षकों की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रमों का निर्माण। तो समावेशी कक्षा की कल्पना जो की जाती है उसके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करनी है, यानी वहाँ जिस प्रकार के बच्चों को शिक्षा देनी है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की व्यवस्था करनी है। विशेष शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उन बच्चों के लिए ट्रेंड टीचर जो होंगे, विशेष ट्रेंड टीचरों की व्यवस्था होती है। विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी उनके प्रवृत्ति, रुचि और उनके मानसिक क्षमता के अनुरूप छोटे छोटे पाठ्यक्रम इत्यादि जो खंडों में बनाने की बात की गई है वैसे होने चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी सही हैं समावेशी वातावरण के निर्माण के लिए। और आप बीपीएससी की जब परीक्षा देंगे, हेड टीचर बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित की जा रही है, तो इसमें चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त में से एक से अधिक उसके साथ जाएंगे, यानी एक ऑप्शन के अलावा दूसरा या तीसरा भी सही है तो आपको चौथे ऑप्शन के साथ जाना होता है, और कोई सही नहीं है तो पांचवें ऑप्शन के साथ जाना होता है। और इसी के अभ्यास के लिए जैसा कि मैंने बताया कि 2020 सीरीज में लेकर के आ रहा हूं, और वह 5 ऑप्शन के साथ चल रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे परीक्षा में। उन सभी प्रैक्टिस सेटों को आप जरूर देखते रहेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि समावेशी वातावरण के निर्माण के अंतर्गत विशेष कक्षाओं की व्यवस्था किस प्रकार लाभकारी मानी जाती है। यानी जो समावेशी वातावरण का निर्माण किया जाता है, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है, तो वह किसके लिए लाभकारी होता है कि इससे जो असक्षम बच्चे हैं उस पर दबाव कम पड़ता है। ये भी सही है कि जब समावेशी वातावरण का निर्माण होगा, सबको एक साथ पढ़ाया जाएगा और उनके लिए विशेष विद्यालय, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षक, इन सभी की व्यवस्था की जाएगी, तो स्वाभाविक है कि उन पर दबाव कम पड़ेगा, बच्चों को शिक्षण क्रिया से लाभ मिलेगा। ये भी सही है। विशिष्ट बालक को सशक्त करना आसान होगा। ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो आपको चौथे ऑप्शन के साथ जाना होगा, उपरोक्त में एक से अधिक, और उपरोक्त में सभी यहाँ दिया हुआ है तो इसके साथ आपको जाना होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अभी डीएलएड के दोनों प्रकार के सीरीज मेरे द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक कंबाइंड 8 यूनिट से मिसलेनियस, यानी आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है उससे आप अपना स्वाकलन कर सकते हैं। दूसरा यह यूनिट वाइज सीरियली चल रहा है, जो अभी शुरुआती दौर में कर रहे हैं तैयारी, वह सीरियली कर रहे हैं, उनके लिए यह चल रहा है। जो पिछली बार भी तैयारी की है, इस बार भी जिनकी तैयारी बहुत आगे तक चली गई है उनके लिए वह 2020 सीरीज बेनिफिशियल है कि उनको 8वीं इकाई से जब मैं प्रश्न ला रहा हूँ चुनिंदा VBI, तो वह अपना स्वाकलन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो 75 नंबर समान अध्ययन GS की परीक्षा होनी है, 150 में 75 डीएलएड है, 75 GS हैं, तो GS के लिए भी मैं विषय वाइज और कंबाइंड मिसलेनियस दोनों प्रकार के प्रैक्टिस सेट पर काम कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द आपके समक्ष वो भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। 20 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न को अभी हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि समावेशी वातावरण के निर्माण के अंतर्गत विशिष्ट पाठ्यक्रम के निर्माण से क्या लाभ नहीं होता है।
यानी समावेशी जब कक्ष का निर्माण किया जाता है, वो ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है, तो उसके अंतर्गत जो विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्माण किए जाते हैं, तो विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्माण किया जाएगा तो उससे क्या लाभ नहीं होगा। तो विशिष्ट पाठ्यक्रम से लाभ नहीं है, यानी नकारात्मक ढूंढना है आपको। तो पाठ्यक्रम सरलता से समझ में आता है या सकारात्मक है, तो यह होगा ही, यह सही है। पाठ की इकाई छोटे छोटे खंडों में विभाजित होती है, ये भी सही है, क्योंकि विशेष कक्षा में जो पिछड़े और मंदबुद्धि बालक होते हैं उन सब के लिए छोटे छोटे खंडों में, कि उनके ऊपर दबाव कम पड़े, वैसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो। लेकिन पाठ्यक्रम के तथ्यों को केवल अनुभवी ही समझ पाते हैं। तो जब केवल अनुभवी के लिए ही पाठ्यक्रम बनाएंगे तो फिर समावेशी कक्ष में पिछड़े बालक मंदबुद्धि बालक के लिए यह कहाँ से सफलीभूत होगा। तो यह गलत आंसर है। तो यहाँ गलत ही पूछ रहा है, नकारात्मक ही पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 20वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किन सुविधाओं का संबंध समावेशी वातावरण के निर्माण से नहीं पाया जाता है। यानी समावेशी वातावरण के लिए कौन सी सुविधा नहीं चाहिए। तो सरल पाठ इकाई, यह तो निश्चित रूप से चाहिए ही, सरल पाठ इकाई इसका मूलभूत संकल्पना है। विशेष परीक्षा प्रणाली भी उनके लिए जरूरी है। यानी सामान्य नहीं, विशेष परीक्षा प्रणाली का सेंस हुआ कि उनकी शिक्षा जो अलग प्रकार से दी जा रही है उसी अनुरूप परीक्षा की प्रणाली हो। अनुभवी शिक्षक की भी व्यवस्था करनी है उनके लिए, विशेष ट्रेंड टीचर भी होने चाहिए। समान विद्यालय की व्यवस्था यह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बाल केंद्रित कक्षा की स्थापना की जाती है उसमें सामान्य नहीं बल्कि विशेष विद्यालय की भी व्यवस्था करनी होती है, जिसमें विशेष विद्यालय चाहिए, विशेष शिक्षक चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम चाहिए, विशेष शिक्षण सहायक सामग्री चाहिए, विशेष विधियों का प्रयोग चाहिए, तब जाकर समावेशी कक्षा बाल केंद्रित जो होती है वह सफलता प्राप्त करती है और उनके उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है निश्चित रूप से। तो आज हम लोग जो यह देख रहे थे यह था DLED 75 अंक की तैयारी के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज मेरे द्वारा आ रही है लगातार, उसमें यह 10वें सीरीज को आज हम लोगों ने देखा, जो आपको यूनिट 4 से संबंधित था और यूनिट 4 का यह पार्ट 2 था। चूँकि इसमें आपको 10-11 टॉपिक को कवर करने हैं तो कई पार्टों में इसके सभी प्रश्न आएंगे। तो यह पार्ट 2 था, आगे भी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे और 5-6 पार्ट में यह यूनिट क्लियर होगा। फिर उसके बाद 5वें 6ठे 7वें और 8वें यूनिट पर हम लोग जाएंगे और जितने पार्ट बनेंगे VVI प्रश्नों के उनको लेकर के हम लोग आएंगे। तो यह एक तरफ जहां आपको यूनिट वाइज यह प्रैक्टिस सेट जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ मिसलेनियस 2020 सीरीज जारी हैं। यह दोनों ही आगे जारी रहेंगे और साथ ही साथ GS 75 अंक की तैयारी से भी संबंधित वीडियो, इन सभी प्रैक्टिस सेटों को देखते रहने के लिए और प्रधान शिक्षक के हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट और शिक्षक जगत के हर खबरों को विश्वसनीय तरीके से देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा करते रहने का मनोबल बढ़ता रहे, प्रोत्साहित निश्चित रूप से करें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं। वहां भी आपको सभी प्रकार के PDF इत्यादि और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।